हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के लिए जो अपन एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके पार्ट 5 के बारे में, जिसमें एज यूजुअल जो भी क्वेश्चंस अपन ने इंक्लूड किए हैं वो अपडेटेड सिलेबस जो कि जेईई मेंस 2025 का रिसेंटली जो सिलेबस रिलीज किया गया उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। इन क्वेश्चंस को अपन एज यूजुअल काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कोई शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का अगर यूज़ करना होगा या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच लगाना है उस पे भी अपन बात करेंगे। बट आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस की तरह नहीं देखना है कि वीडियो चला के छोड़ दिए और देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जब भी आपको स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन दिखे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है और लास्टली कमेंट करके बताना है कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली अपने को एओडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 6 मीटर है। ठीक है, इसको बना लेते हैं कि अगर मान लो मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी हाइट 6 मीटर अपने को दे रखी है, सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर से एक कॉनिकल पोर्शन को कट किया जाता है जिसकी हाइट भी सेम ही है, यानी जितनी सिलेंडर की हाइट है उतना ही इसका भी हाइट है। और इसकी रेडियस की अगर बात करें तो इसकी रेडियस एक्चुअली में जो अपने पास में सिलेंडर है उसकी हाइट का 1/3 है, जिसका मतलब 6 का 1/3 2 हो जाएगा, तो 2 मीटर की इसकी रेडियस है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँगा तो अपन इसको बना लेते हैं कि 2 मीटर रेडियस का एक कॉनिकल शेप इस सिलेंडर के अंदर से काट लिया जाता है। बाकी पूरा भरा हुआ है सिलेंडर है, फिल्ड है ना, सॉलिड शेप में। तो अब क्या हो रहा है, अब रेन वाटर जो है ना, बाहर खुले में कहीं पे इसको रख दिया है, बारिश का पानी इसके अंदर भर रहा है। अब सिंस ये पोर्शन कटा हुआ है तो इसके अंदर भरेगा, जिसकी रेडियस जो है वो 2 है, इसको अपन आर बोल दे रहे। यहां से अपन चाहें तो आर और इसको अगर मान लो मैं एच बोल दूं तो आर और एच के अंदर अपन रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आर बाई एच जो है एक्चुअली में 1/3 हो जाए, है ना। वही रिलेशन इसने दिया भी है कि आर इक्वल टू एच बाई 3। और क्या बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जब वाटर भरा जा रहा है तो उसकी रेट भी इसने दे रखी है, वो पाई टाइम्स इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ वाटर सरफेस। मतलब इस होल के अंदर जो वाटर भरा जा रहा है, जैसे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में लेना चाहूँ, जैसे एक इंस्टेंट पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये जो पोर्शन है इतना फिल्ड हो जाएगा, जिसका मतलब एक्स रेडियस अगर मैं इसको मान लूँ तो एक्स रेडियस तक जब ये फिल हो जाएगा, यानी कि चाहो तो इसको ऐसे बोल लो कि वाई हाइट तक जब ये फिल हो जाएगा ये कॉनिकल शेप, तो उस टाइम पे जो इसका रेट है, अब वो किस चीज का रेट है, यहाँ पे वाटर फिल होने का रेट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस कॉनिकल शेप के वॉल्यूम का रेट अपने को दे रखा है, यानी कि dv बाई dt अपने को दिया हुआ है, वो है पाई टाइम्स ऑफ एक्स। ये ऐसा इसने क्वेश्चन में खुद से बोला है। अब देखो कॉनिकल शेप का या कॉनिक का अपने को वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन अपन बात करेंगे इस इंस्टेंट वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपने पास में आएगा d बाई डी टी और वॉल्यूम कितना है 1/3, या फिर इसको पाई/3 कर लो, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और हाइट यहाँ पे वाई है, ये इसके बराबर आर है। ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब देखो अब अपने को बेसिकली करने क्या रहता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये पूरा के पूरा होल जो है या कॉनिकल शेप जो है ये फिल हो जाता है, यानी कि डी वी बाई डी टी निकालो या डी एक्स बाई डी टी निकालो। देखो दोनों की हेल्प से अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे देख लो कि अगर मान लो मैं किसी कॉनिकल शेप की बात कर रहा हूँ, रफली मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आर है, ये इसकी पूरे की हाइट एच ऐसा अपने को दे रखा है, और बीच में कहीं पे अपन कोई पोर्शन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एस एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये वाई के बराबर। तो आर और एच का जो रिलेशन है वही रिलेशन एक्स और वाई का होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका मतलब y इज इक्वल टू 3x में यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहो तो x इज इक्वल टू y/3 भी लिख सकते हो, किसी के रूप में भी अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस मैं यहाँ पे y की जगह लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ पाई/3
इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये अपने पास में पाई x के बराबर दिया हुआ। अब जो वैल्यूज कट जा रही है उनको निपटा देते हैं, जैसे 3 से 3 गया है ना, इस पाई से इस पाई को निपटा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब करते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये पाई बाहर आएगा तो तब कट जाएगा, चाहे पहले ही काट दो। तो अपने पास लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब बच रहा है, एक्स क्यूब को अपन यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर उसके साथ dx बाई डी टी भी आएगा, और राइट साइड में बात करोगे तो x आएगा। तो यहाँ पे एक बार x से x खत्म हो जाएगा, तो अपने पास में अल्टीमेटली आ रहा है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3x, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। अब मेरे को देखो, चाहो तो यहाँ पे अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दो, जैसे अगर मान लो, जैसा कि मैं अभी बोल भी रहा था कि y के रेस्पेक्ट में भी अपन बात करेंगे और x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ पे, जब y की वैल्यू h के बराबर तक पहुंचेगी, तो यानी कि वाटर जो है पूरी तरीके से पूरा का पूरा जो कॉनिकल शेप है उसमें भर जाएगा। या फिर ऐसा भी तो मैं बोल सकता हूं कि जो x है इसकी वैल्यू जब r के बराबर पहुंचेगी, तो उस सिचुएशन में भी तो अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे। जब अपन टॉप पे पहुंच जाएंगे जिसका मतलब वाटर टॉप पे पहुंच चुका है, और वाटर की हेल्प से ये पूरा पूरा वाटर से फिल हो गया। तो ये वाला चीज भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि x की हेल्प से यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस आसान पड़ जा रही। अब अपने को यहाँ पे इसको देखो, t की वैल्यू निकालनी है, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे 3x को dx के साथ लिख दो, 1 को dt के साथ लिख दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन में भी अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो, सबसे पहले टाइम 0 होगा और मैक्सिमम t तक जा सकता है, t अपने को चाहिए। और वो कब चाहिए? जब यहां पे अपने पास में जो ये x है इसकी वैल्यू 0 से चले, है ना, 0 मतलब कि यहां पे एकदम बॉटम में हो, तब x की वैल्यू 0, और एकदम टॉप पे जब जाएगा तो x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे अपने पास में r आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में अपने पास में आ जाएगा 3 और इंटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से r इसमें लिमिट लगा दो, यहाँ पे t आ जाएगा, है ना। चाहो तो इस पे भी 0 से t लिमिट लगा दो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3r स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t के बराबर। अब r की वैल्यू तो अपने को पता है, r की वैल्यू अपने पास में सीधी सीधी यहाँ पे क्या दे रखे, t इज इक्वल टू 3 इंटू R2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो अपने पास 2 से 2 गया, ये आया 6 यूनिट। तो 6 यूनिट टाइम अपने को यहाँ पे लगेगा इस वाटर के द्वारा इस कॉनिकल शेप को, जो कि अपन ने सिलेंडर के अंदर से काटा है, फिल होने में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किसी किसी को लग भी सकता है, लेकिन काफ़ी आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इंटीग्रेशन वगैरह का इसमें यूज हुआ है, हालांकि फंक्शन का भी इंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक फंक्शन है जो कि R2R डिफाइन है, fx फंक्शन इसने दे भी रखा है, जिसमें ये ऊपर वाला जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन 2 पे 0 आता है। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर हम बोलें कि i की वैल्यू ये है तो 4i की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ पे चाहो तो इसको डायरेक्टली अपन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं से, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहीं से सोच के देख के निकाल ले, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन निकाल लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे एक्स एफ एक्स फंक्शन में है उसकी जगह हर जगह एक्स स्क्वायर डालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करके अगर मान लो मैं लिखूंगा, तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे अपन कर सकते हैं। सिंस जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो अपन दोनों साइड रूट लेंगे, तो एक बार प्लस रूट 2 आएगा, एक बार माइनस रूट 2 आएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में होगी, और ये 0 होगी कब? इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बच रहा है, जिसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इन्फिनिटी। ये इस तरीके का इंटरवल निकालना आपको आना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं अभी तो, ठीक। और काफ़ी बेसिक है, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं। अब दूसरा भी एक फंक्शन इसने दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी हमको निकालना है। तो इसमें क्या है? इसमें x की जगह x प्लस 1 डालना है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं x प्लस 1 डाल दूंगा, यहाँ पे भी x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब भी
कोई इंटीजर प्लस में या माइनस में होता है तो उस इंटीजर को अपन बाहर ला सकते हैं। तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड -1 कर दोगे तो x < 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा कब, जब x > 1। तो अब अपने पास दोनों के दोनों फंक्शंस डिफाइन हो चुके हैं। सिंस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड किया है इस इंटीग्रेशन में। वैसे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ, उसको अपलोड किया जा चुका है। आप लोग चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। वैसे मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो जब भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन यहाँ पे इंटीजर टू इंटीजर चलता है ना। जैसे इन दोनों के बीच में जितने इंटीजर आएंगे उतनी बार अपन इस फंक्शन को तोड़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जब भी अपने पास में कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और वो फंक्शन जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं या तो कंटिन्यूअस फंक्शन है या पीस वाइज फंक्शन है, मतलब कि वो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पार्ट्स में उसकी कंटिन्यूटी डिपेंड करी, तो उसको उसी तरीके से अपन तोड़ के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपने को पता है कि वो इंटीजर्स पे होता है। तो यहाँ पे इस i की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको देखो -1 से 0 में आ जाओ, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे f(x²), इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखते हुए चलता हूँ कि जब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 से 0 होगी तो x की जगह -1 से 0 डालोगे तो x² का मतलब 0 से 1 डाल रहे, 0 से 1 जब x की वैल्यू होगी जिसका मतलब x की वैल्यू इस रेंज में होगी -√2 से +√2 के बीच में, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और भी चाहो तो इसको जल्द डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, देखो -1 से 0 के बीच में जब ये होगी और इसके अंदर x², तो यहाँ पे x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। जब ये 0 से 1 के बीच में होगी, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो हमेशा आउटपुट 0 ही आएगा। वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसकी जगह डायरेक्टली अपन 0 लिख सकते हैं। नीचे बात करते तो 2 + f(x1), f(x1) की मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि -1 से 0, यानी कि ये पहले वाला केस आ जाएगा। तो पहले वाला केस मतलब -1 से 0 में बात करोगे तो पहले वाला केस अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, -1 से 0 में जब x होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इसकी -1 होगी, लेकिन अगर इसके अंदर स्क्वायर होता तो ये 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाता, फिर इसकी वैल्यू 0 होती। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी, यहाँ पे +1 आएगी, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। और आगे चलते हैं। अब चलना है 0 से 1 पे। जब 0 से 1 में हम जाएंगे तो यहाँ तो x आएगा ही आएगा। f(x²) की बात करोगे तो अब 0 से 1 के अंदर x है जो कि -√2 से +√2 के बीच में ही है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू ये ही आएगी। और 0 से 1 जब x की वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे वो भी 0 से 1 रहेगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो अपने पास में अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आएगा 0 इस बार और यहाँ पे +1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है फंक्शन ऑफ x +1, ये जो फंक्शन है इसको अपन लेंगे 0 से 1 के बीच में, अभी भी यही चल रहा है। फिर अब हमको कहाँ जाना है, अब 1 से 2 नहीं जाना है, अब 1 से जाना है √2। क्यों जाना है √2? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है f(x²) में ये वाला, इसकी हेल्प से जो x² लिखा है ये कब इंटीजर बन रहा है अपने को इस चीज पे ध्यान देना। तो ये कब इंटीजर बनेगा, 0 पे, -1 पे, 1 पे, इन पे तो बनेगा, उसके साथ साथ √2 पे भी बनेगा। √2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 2 आ जाएगा, √3 पे भी बनेगा, इस तरीके की वैल्यूज पे भी ये अपने पास में बनेगा। तो अब देखो 1 से जब √2 हम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा x, ये तो आएगा। f(x²) की बात करोगे तो एक्चुअली में ये 1 से 2 के बीच में जा रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 के बीच में जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात करोगे तो वो एक्चुअली में अपने पास में 1 आएगी। और नीचे बात करते ये तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है 1 से आगे चला गया, जब भी 1 से आगे जाएगा मतलब आगे वाले सारे केसेस में ये फंक्शन होगा, जिसका मतलब f(x + 1) की वैल्यू 0, ये आ जाएगा। फिर आगे आ जाओ, अब √2 से अब चलना है √3 पे चलते हैं। तो √2 से √3 के बीच की वैल्यू के बारे में बात करोगे, जिसका मतलब x की वैल्यू √2 से बड़ी,
जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो √2 से बड़ी मतलब इसमें तो आएगी नहीं, √2 से बड़ी इसमें आएगी, जिसका मतलब f ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन अब इसके बराबर होगा, ये तो 0 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, नीचे आएगा 2 + 0, फिर इधर आ जाओ √3 से अब √4 बोल दो या 2 बोल दो, बात तो एक ही है। यहाँ पे फिर से ये 0 हो जाएगा और नीचे 2 + 0 हर बार। अच्छा हाँ, इसके साथ dx तो हर बार आएगा, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब इसका आउटपुट देखना, ये खत्म, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर ही 0 हो जा रहा था, बाकी से क्या लेना देना, ये भी 0, ये भी, केवल ये बचा, ये क्या बच रहा है, x/2। अब x/2 से 1/2 तो बाहर ले लो, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x², इस पे लिमिट लगी है 1 से √2, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1, तो 1/2 इंटू 2 - 1, जिसका मतलब इसका आउटपुट आएगा 1/2। अच्छा एक सेकेंड, ये 2 तो यहाँ पे बाहर आ गया, लेकिन इसका 1/2 x²/2 रहेगा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा 1/4। तो i की वैल्यू एक्चुअली में 1/4 आ रही है, तो 4i की वैल्यू अपने पास में 1 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। काफी लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे अपने को लगाने को मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। अपने को क्या बोला है, अपने पास a और b दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, इनके इसकी वैल्यू भी दे रखी है। फिर बोला है कि c एक अननोन वेक्टर है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो इसकी वैल्यू अगर लैम्बडा है तो लैम्बडा स्क्वायर बताना है, अल्टीमेटली इसका स्क्वायर करके अपने को बताना है। अब देखो, ये सिंस मैग्नीट्यूड में है ना, वेक्टर जो ये पूरा पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में है, चाहो तो इसको आप c क्रॉस a क्रॉस b लिख दो, तब भी बात वही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहना है। अब इसका स्क्वायर अपने को निकालना है। इसको निकालने के लिए देखो, यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये a क्रॉस b क्रॉस c लिखा है, तो इसको अगर अपन खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं कि सबसे पहले इसका दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर पास वाले वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर पास वाले वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, दूर वाले वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे जिसका मतलब अपने पास में क्या चाहिए, c.a और c.b की वैल्यू, या b.c और a.c की वैल्यू अपने को चाहिए। उसको निकालने के लिए अपने पास में ये इक्वेशन दे रखी है। चाहो तो यहाँ पे c वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप मान के अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा वो लेंदी वाली अप्रोच है, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे बेसिक तरीके से चलता है। जैसे पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ से अपने पास में a.b की वैल्यू निकल सकती है, जिस दोनों साइड अगर मान लो मैं स्क्वायर किया तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a.b इक्वल टू 3। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो गया 2, तो ट्वाइस a.b वेक्टर इज इक्वल टू 3 - 2 मतलब 1। तो यहाँ से a.b की वैल्यू अपने पास सीधी सीधी 1 आ गई। चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज होगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे अब ये दे रखा है अपने को, सबसे पहले a.c चाहिए, b.c चाहिए, तो इस इक्वेशन को a वेक्टर के साथ डॉट कर दो, तो a.c किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस b.a लिखो या a.b, ये आ जाएगा -3। अब a वेक्टर का डॉट विद a क्रॉस b, ये हो गया बॉक्स प्रोडक्ट, और बॉक्स प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0, ये खत्म। जिसका मतलब इसकी वैल्यू देखो, ये तो 1 हो गया, 2 ऑफ a.b इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि a.c की वैल्यू अपने पास में 2 आ चुकी। अब सेम तरीके से b.c भी निकाल लो। अब एक बार b वेक्टर के साथ डॉट कर दो, b वेक्टर के साथ डॉट किया तो यहाँ पे आएगा a.b, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 b वेक्टर का डॉट विद a क्रॉस b, यहाँ पे तो फिर से वही बॉक्स प्रोडक्ट वाला केस हो गया, तो ये तो फिर से 0 में गया। तो b.c की वैल्यू अगर a.b की बात करोगे तो ये तो 1/2 है, a.b 1 नहीं आएगा, ये 1/2 आएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ a.b इक्वल टू 1 है, तो ये 1/2 अपने पास में आएगा। तो 1/2 यहाँ पे आ गया, प्लस ट्वाइस इंटू 1 ये आएगा -0, तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये वैल्यूज अपने पास में आ चुकी है, इनका ही यूज करना है। जैसे अब मैं यहाँ पे c क्रॉस a क्रॉस b को खोल के एक बार लिख दे रहा हूँ। जैसे इसका स्क्वायर मेरे को चाहिए, यही लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू, तो पहले इसके अंदर वाली को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि c.b के साथ a वेक्टर आएगा, फिर माइनस c.a के साथ b वेक्टर आएगा, इस पे स्क्वायर बाद में करेंगे हम।
तो यहाँ पे देखो सी डॉट बी की बात करोगे तो अभी अपन ने निकाला है जो कि 5/2 आएगा, 5/2 ए वेक्टर माइनस ये ट्वाइस बी वेक्टर इसका स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा 25/4 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू 2 इंटू ए डॉट बी, ये अपने पास में है। अब देखो ये तो ये 1 है, ये भी 1 है क्योंकि स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा 25 ये प्लस 4 माइनस 2 से 2 गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की बात करोगे इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 5 किया तो 5 माइनस 5, तो मेरे पास आएगा 25 ये माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो 21/4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काफ़ी आसानी से हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे ये क्वेश्चन है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स वगैरह दे रखे हैं, इस वजह से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है। यहाँ पे अपने पास में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और पूछा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखो जब भी इस तरीके का सिचुएशन है चाहे तो अपन इसको डायरेक्टली अभी भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सिंस ये डबल वेरिएबल वाला केस है तो इस पूरी वैल्यू को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x² बन जाना है, जिससे ये करोगे तो इसमें से अब C2 वाले कॉलम में से इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, 2 टर्म 0 हो गए, एक के रेस्पेक्ट में खोलने में काफ़ी आसानी होगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि C2 में से अगर x C1 को मैं माइनस कर दूँ तो C1 में कोई चेंज होगा नहीं, तो यानी कि x10 ये आ जाएगा। इसकी बात करोगे 0 हो जाएगा। 2x प्लस वाई में से इससे अगर मैं x मल्टीप्लाई किया तो x आया, तो ये आएगा 2x प्लस वाई माइनस x यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 0 है, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, 1 में से उसको घटाओ तो मतलब कोई है नहीं, ये अपने पास में आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस को अगर अपन थोड़ा सा देखें तो सारे के सारे लगभग फैक्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई के फैक्टर्स के बारे में ही बात हो रही। तो अब इसको खोल दो, तो x के साथ खोल देते हैं सीधा सीधा, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y आएगा माइनस में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे माइनस x माइनस वाई, इसको सॉल्व कर लो, ये आया x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y, ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर है? नहीं है, ऑप्शन ए खत्म। एफ ऑफ एक्स वाई क्या इससे डिविजिबल है? डिविजिबल तभी होगा जब उसका फैक्टर होगा, 2x प्लस वाई वाला केस भी नहीं है, x प्लस 2y वाला केस है और x² वाला भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है कि ये वाला जो रूट के अंदर है ln ऑफ ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x जो लिखा है, इस पे भी मॉड लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का बस ध्यान देना है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कैलकुलेशन है नहीं, अपने को इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सिग्नम फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसके बारे में अपने को पता है कि जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1, x जब 0 होगा तो वैल्यू 0, और जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू -1। सिंस ये सारी के सारी इंटीजर वाली वैल्यूज आउटपुट में अपने को मिल रही हैं, तो इस पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बहुत यूज हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ तो एक्चुअली में क्या होता है, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है, जिसका मतलब अच्छा ये इस पे जाता है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x की यहाँ पे वैल्यू तुमको जो मन है वो डाल दो, आउटपुट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब सिंस ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है ln के अंदर लिखा है, तो जिसका मतलब अगर ln t लिखा होता तो t के बारे में हमको क्या पता है, t पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एज वेल एज ये वैल्यू यहाँ पे x जो है वो कभी इंटीजर भी नहीं हो सकता। इंटीजर क्यों? क्योंकि जब भी इंटीजर होगा तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी और वो हमें चाहिए ही नहीं। तो एक केस तो ये वाला हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब देखो, अब अपन बात करते हैं। तो जब भी अगर अपन यहां पे इसको देखें, जैसे ln x के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ln x का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है, ये वैल्यू 1 होती है। अब देखो ln के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं देखो ऐसे कर लेते हैं, ln के अंदर मैं इसको अल्फा बोल दे रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, या फिर इसको ऐसे कर लो t बोल दो, और ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली में ln t का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, t की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में मतलब यहाँ जब t की वैल्यू, ये t है, ये ln t है, जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आउटपुट एक्चुअली में ये है, जिसका मतलब इसका पूरे का जो आउटपुट है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आएगा हमेशा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पे लगाना है हमको मॉड। अब जब मैं इस पे मॉड लगा दूंगा तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 जो थी अब 0 से इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी में चेंज हो गई। अब चाहे तो तुम इस पे रूट लगा दो, तो इस पे रूट लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी ये 0 से इन्फिनिटी तो जाएगा ही। इन्फिनिटी का रूट भी तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो एक्चुअली में ये वैल्यू ऐसे हो रही। अब देखो अब क्या करना है, अब एक चीज और देख लेते हैं। सिंस इस क्वेश्चन में 1 अपॉन रूट ऑफ समथिंग लाइक ये जो था रूट ऑफ मॉड ऑफ ln t, ये जो है 1 रेसिप्रोकल में दे रखा है। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को जो रूट के अंदर लिखी है इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं, तो अल्फा के बारे में अपने को क्या पता चला कि ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। अब इसका अगर मान लो मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये तो हो जाएगा ऐसा, है ना, और ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी ये 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लो अपने पास में कोई वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 0 से 1 के बीच में ही हमेशा टेंड करेगा, ठीक है। ये अपने पास में केस हो चुका है। अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है ना। अब देखो एक चीज और समझ लो पहले, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सिंस हमको क्या पता है कि e की पावर x की अगर मैं बात करूं तो e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना। और अब देखो ये पूरे के पूरी जो वैल्यू है इसके बारे में भी हमको पता है 0 से इन्फिनिटी जा रही है। अब देखो अब यहीं पे इस ग्राफ को मैं उल्टा कर देता हूं, यानी कि e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है आगे, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। अब इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो स्टार है, e की पावर माइनस स्टार का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, जहां पे ये वैल्यू स्टार है, ये e की पावर माइनस स्टार। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लिखा हुआ है या फिर ये जो स्टार की वैल्यू है ये एक्चुअली में 0 से इन्फिनिटी जा रही है, जैसा कि अभी हमने निकाला। तो जब ये 0 से इन्फिनिटी जा रही है जिसका मतलब यहां से यहां जा रही है, जब ये इस सिचुएशन में है तो e की पावर माइनस स्टार का आउटपुट यहां से स्टार्ट हो रहा है और मिनिमम यहां तक जा रहा है। तो ये है मैक्सिमम आउटपुट, जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। यानी कि ये वाला जो पोर्शन मेरे पास में लिखा हुआ है, इतना करके अपने पास में क्या आ रहा है कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आउटपुट हमेशा देगी। अब इधर आ जाओ, इस वाली वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इसका बारे में अभी हमको पता चला कि ये 0 से 1 में आउटपुट दे रही है, और ये जो लिखा है ये भी 0 से 1 के बीच में लिखा है। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी अगर मान लो मैं वैल्यू ले रहा हूं, है ना, ऐसे कर लो कि इसको x की पावर y बोल दे रहा हूं, जहां पे हमारे पास में हमको पता है कि x 0 से 1 है, y भी 0 से 1 है। अगर ऐसा केस है तो इसकी वैल्यू जो है वो भी 0 से 1 के बीच ही अपने पास में निकल के आती है। चाहो तो इसको ऐसे देख लो कि जैसे x की पावर y है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर y इंटू ln x, क्योंकि इस y को उधर लेके जाओगे, या ऐसे कर लो, देखो e की पावर ln को log e x की पावर y, अभी भी वही लिखा था x की पावर y है, अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पे देखो, सिंस हमको पता है कि ये जो x है वो 0 से 1 के बीच में, तो ln x कहां पे आएगा, ln x अभी हमने देखा जब x 0 से 1 के बीच में, तो ये यहां पे है, जिसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। तो यहां पे कर लेता हूं कि x की पावर y की बात हम कर रहे हैं, जिसको मैंने e की पावर y इंटू ln x ऐसे लिख दिया।
ठीक है, मेरे को क्या पता है ln x के बारे में, मेरे को ये पता है कि x 0 से 1 है, जिसका मतलब ln x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है। y के बारे में बात करोगे तो y 0 से 1 है, जिसका मतलब y पॉजिटिव है, यानी कि e की पावर में एक पॉजिटिव वैल्यू इंटू एक नेगेटिव वैल्यू, तो यानी कि माइनस में e की पावर माइनस स्टार समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब e की पावर अगर मान लो ऐसा अपने पास में आ रहा है, तो उसके बारे में तो अभी अपन ने ये वाला केस देखा कि भाई ये तो 0 से 1 के बीच में ही आ रही है, जिसका मतलब पहली वाली वैल्यू जिसको अभी हमने निकाला कि वो 0 से 1 के बीच में होगी, उसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली वैल्यू जो कि सेम तरीके से 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो ये अपने पास में लेफ्ट वाला पोर्शन है। अब राइट वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ, कि ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है और -1 के बराबर हो सकती है। तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है? ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? 0 से 1 के 0 पॉइंट समथिंग वाली कोई वैल्यू है, उसमें से 0 पॉइंट समथिंग वाली कोई वैल्यू घटा रहे हो, कभी 1 तो आएगा ही नहीं। दूसरा केस, 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू को 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वैल्यू कभी -1 भी नहीं आएगी, कभी बनना ही नहीं है सीन। ठीक है, तीसरा केस अपने पास में क्या बन रहा है? तीसरा केस मेरे पास में बन रहा है 0 से 1 में से 0 से 1 वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हो सकता है ये 0 आ जाए जब दोनों वैल्यू सेम हो। अब ये 0 आने का मतलब देखो, इस हिसाब से एक सॉल्यूशन होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब ये 0 होगा, राइट साइड वाली वैल्यू जब कहाँ गया, राइट साइड वाली वैल्यू 0 कब होगी? राइट साइड वाली वैल्यू 0 तब होगी जब x 0 है। बट जब हमने इस क्वेश्चन का डोमेन स्टार्टिंग में निकाला तो हम क्या बोले कि यहाँ पे ये जो है इसका पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे x कभी 0 तो हम ले ही नहीं सकते, x 0 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ln के अंदर 0 होता ही नहीं है, जिसका मतलब 0 तो कभी हम ले ही नहीं सकते। तो जिसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू कभी भी ना तो 1 आ रहा है, ना -1 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, जिसका मतलब सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो है, इसकी वैल्यू जो है और लेफ्ट वाले की जो वैल्यू कभी बराबर होंगी ही नहीं, यानी कि कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसका आंसर अपने पास में 0 आ जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इसी तरीके से अपन ने बाकी पोर्शंस जो हैं इस मॉक टेस्ट के, वो लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।